बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम उन ड्रग्स को पढ़ेंगे जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। एंटी डायबिटिक ड्रग्स में हम डायबिटीज़ मेलाइटस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंसुलिन की रोल को हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेस में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी डायबिटिक एजेंट्स, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट, और इसके अलावा प्रिंसिपल थेरेपी, तमाम डायबिटिक एजेंट्स की प्रिंसिपल थेरेपी, और इसके अलावा कम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, इन मेडिसिन्स को, इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मीन बॉडी की मेटाबॉलिज्म इससे डिस्टर्ब हो जाती है। अब बॉडी की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से मुराद ये कि बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, इसकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब हो जाएगी तो अल्टीमेटली प्रोटीन और इसके अलावा फैट्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसकी वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनेगा। जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, फैट्स और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाएगी और ब्लड के अंदर शुगर की मकदार बढ़ जाएगी। दैट कंडीशन इज़ नोन एज अ डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस के डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि यहाँ दो टाइप्स मेंशन है, टाइप 1 और सेकेंड टाइप का नाम है टाइप 2। टाइप 1 जो है ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, क्योंकि इसको ट्रीट करने के लिए इंसुलिन लगाना ज़रूरी होता है, सिंथेटिक इंसुलिन जो कमर्शियली बनता है। जबकि सेकेंड टाइप का नाम है टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन से या एंटी डायबिटिक मेडिसिन से भी ट्रीट हो जाते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन आर दोज मेडिसिन जो कि ब्लड के अंदर शुगर की मकदार को डाउन करे। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस को हम जोवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये टीन एज के अंदर बहुत कॉमन होता है, बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये कॉमन होता है, और ये स्ट्रॉन्ग प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इसका जेनेटिक्स है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ये ओबेसिटी और इसके अलावा पुअर लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और इसके अलावा वेट का बढ़ जाना, ये चीज़ें जो है इस टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए कॉजिंग फैक्टर कहलाते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो प्रोसेस है कैसे स्टार्ट होता है, वैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस में जैसे हमने टाइप 1 पढ़ा, तो टाइप 1 जो ये ऑटो इम्यून होता है। ऑटो इम्यून का मतलब अपने ही इम्यून सिस्टम के सेल्स अपने ही डायबिटिक, यानी जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स है जिसका नाम बीटा सेल है, उसको ख़राब कर देते हैं, और बीटा सेल से इंसुलिन नहीं बनता और पेशेंट जो है वो डायबिटिक हो जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंसुलिन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो पहले सवाल ये कि इंसुलिन की कमी कैसे होती है। तो सिंपल सी बात है कि जब बीटा सेल काम करना छोड़ देते हैं, पेनक्रियास के अंदर एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स, जिसे हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में तीन सेल होते हैं, एक का नाम अल्फ़ा, दूसरे का नाम बीटा और तीसरे का नाम डेल्टा। अल्फ़ा सेल ग्लूकागोन रिलीज़ करता है, जो कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट इकट्ठे होते हैं। तो बीटा सेल्स जो होता है, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज़ करता है, और वो खून से तमाम मीठी चीज़ें, छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स, इसको इकट्ठे करके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम ग्लाइकोजिन कहते हैं, और उसको जिगर और मसल में स्टोर करता है। ये बीटा सेल का काम होता है, जो कि इंसुलिन की मदद से करता है। अल्फ़ा सेल्स जो होते हैं ये ग्लूकागोन रिलीज़ करता है, और ये इंसुलिन का उल्टा काम करता है। जिस तरह इंसुलिन बीटा सेल से खारिज होकर तमाम छोटे छोटे शुगर के मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर कर रहे हैं, ग्लूकागोन क्या करेगा, ग्लूकागोन जो है तमाम लार्ज मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोजन है, जो लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर होता है, उसको वापस तोड़ेगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और उसको वापस ब्लड की तरफ लेके आएगा। जबकि जो डेल्टा सेल्स है वो एक ख़ास किस्म का हार्मोन निकालता है जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। ये इंसुलिन और ग्लूकागोन की खारिज होने के अमल को रोकता है जब ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इंसुलिन की जब डिफिशिएंसी होती है तो ब्लड के अंदर शुगर की मकदार बढ़ जाती है। दैट कंडीशन इज़ नाउन हाइपरग्लाइसीमिया। शुगर जो है ब्लड के अंदर ज़्यादा रहता है, वो ब्लड गुर्दों की तरफ जाता है। गुर्दों में चूंकि शुगर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत नहीं होती नेफ्रॉन के अंदर, वो पेशाब की सूरत में जाता है, जैसे हम ग्लूकोज यूरिया कहते हैं। तो ग्लूकोज को निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, इस वजह से पेशाब बार बार आता है। दैट कंडीशन इज़ नाउन एज अ पॉलीयूरिया। अब जब पेशाब यानी ग्लूकोज
पेशाब के ज़रिए जा रहा है और ज़्यादा मिकदार में पानी भी साथ में जा रहा है, तो डेफ़िनेटली पेशेंट को प्यास की शिद्दत बढ़ेगी एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से, हाइपोथैलेमस की मदद से। तो पेशेंट को बार-बार जो है प्यास की शिद्दत बढ़ेगी। दैट कंडीशन इज़ नाउन एज़ अ पॉलीडिप्सिया। तीसरा यहाँ पे एड नहीं किया वो मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया पेशेंट को भूख लगेगी, क्योंकि पेशेंट का जो शुगर है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। बॉडी उसको एटीपी की सूरत में, एनर्जी की सूरत में इस्तेमाल नहीं कर पा रही। तो बॉडी को जब एटीपी नहीं मिलती, तो इस वजह से बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा फूड की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डायबिटिक होता है और फूड की डिमांड जो है वो अप्रोच नहीं कर पाती, वो पेशाब की सूरत में जाता है और बड़े पखाने की सूरत में चला जाता है। तो ये तीन कंडीशन है, 3 P's। 1 P फॉर पॉलीयूरिया, सेकेंड P फॉर पॉलीडिप्सिया, थर्ड P फॉर पॉलीफेजिया, यानी भूख की शिद्दत का बढ़ जाना। तो इस वजह से बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की ब्रेक डाउन होगी। यानी मिसाल के तौर पे अब शक्कर जो है, शुगर जो है, यानी उर्दू में इसे हम शक्कर कहते हैं, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो ज़ाहिर सी बात है बॉडी को तो कुछ ना कुछ चाहिए एटीपी के लिए, तो बॉडी जो है क्या करेगी, होम्योस्टेटिकली प्रोटीन और लिपिड को तोड़ेगी अपने एनर्जी के तौर पे, जो कि ख़तरनाक अमल होता है। तो इस वजह से एक अननोन सब्सटेंस बनता है, बाई प्रोडक्ट, जैसे हम कीटोन बॉडीज़ कहते हैं जो कि एसिडिक होते हैं। तो इस कंडीशन को हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। पेशेंट के अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, फ्रूटी स्मेल आती है पेशेंट से, पेशेंट जो है टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, टेम्परेचर से मुराद जिस्म की गर्माइश बढ़ जाती है, फटीग होती है, थकावट होती है, जिस्म में दर्द होता है। और इसके अलावा पेशेंट्स जो है टेकिपनी की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं अगर शुगर को कंट्रोल नहीं किया। मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन रिलीज में देखिए, इंसुलिन जो है पेनक्रियाटिक बीटा सेल, यानी पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल है वहाँ से रिलीज़ होते हैं। इंसुलिन प्रोडक्शन जो है ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, मुस्तकिल भी हो सकता है। इसका डिपेंड होता है फूड के ऊपर कि हम कौन से फूड जो है लेते हैं। यानी अगर हम मीठी चीज़ें ले रहे हैं और वो मीठी चीज़ें जो है एब्जॉर्ब करने की सलाहियत बॉडी के अंदर है, जैसे कि मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट राइस के अंदर है, पोटैटो के अंदर है, टेबल शुगर के अंदर है, हनी के अंदर है, फ्रूट्स के अंदर है। तो जब ये चीज़ें हम लेंगे तो तब जाके इंसुलिन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, एक्शन क्या है? इंसुलिन जो है, मैंने शुरू में कहा कि इंसुलिन जो है ये ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करता है। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, ये ग्लाइकोजन बनाता है। कैसे बनाते हैं? सिंपल सी बात है, इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकोज को लीवर में स्टोर करता है, साथ ही साथ मसल में भी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है जी। तो इसकी वजह से जब शक्कर की मिकदार खून में बढ़ जाती है तो इंसुलिन बीटा सेल से खारिज होकर तमाम शक्कर की मिकदार को, तमाम ग्लूकोज को इकट्ठा करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है जी। लेकिन जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है या इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो पाता, लेकिन बॉडी को तो शुगर की मिकदार चाहिए, तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने से मुराद है कि ये ग्लाइकोजन वापस टूट जाता है और उससे ग्लूकोज बढ़ जाती है। इस कंडीशन में भी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है। तो ये इंसुलिन के क्लिनिकल एक्शंस हैं, ठीक है जी, जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ब्लड शुगर को रिड्यूस करने में। ब्लड शुगर जो रिड्यूस हो जाता है, यानी शुगर जो है इसको डायरेक्ट कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन जो होता है ये मसल्स और लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। ओके। जो इंसुलिन है इसका ये भी काम है कि ये लिपिड्स के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, जो कि ट्राइग्लाइसराइड्स और फैटी एसिड्स, इन फैटी एसिड्स को भी सिंथेसाइज करके इससे चर्बी बना के जिगर के अंदर स्टोर करती है। लेकिन अब सोचे, अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो लिपिड के अंदर भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, लिपिड्स टूटेगा, जिस्म के अंदर जो स्टोर मिकदार में लिपिड्स है वो टूटेंगे ट्राइग्लिसराइड में, बॉडी इसको एनर्जी के सूरत में इस्तेमाल करेगी और साथ में कीटोन बॉडीज़ बनेंगे जो कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कॉज करेंगे। ओके। मैनेजमेंट के डायबिटीज़ मेलाइटस के दोनों टाइप्स को हम डाइट से, एक्सरसाइज से मैनेज करते हैं, लेकिन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं इनको हम इंसुलिन पे रखते हैं, और जबकि टाइप 2 जो होते हैं ये ओरल मेडिकेशन के ऊपर इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। इंसुलिन के डिफरेंट टाइप से, बोविन इंसुलिन ये कैटल जो कि गाय भैंस वगैरह इससे बनता है, और इसके अलावा पॉर्किन इंसुलिन जो ये पिग जो सुअर टाइप के जानवर होते हैं इससे बनते हैं। लेकिन थर्ड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ह्यूमन इंसुलिन। तो ये जो ह्यूमन इंसुलिन होते हैं एक ख़ास
प्रोसेस से बनते हैं जिसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें ख़ास किस्म का बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है जिसका नाम एक्सक्रीशिया कोलाई होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें इंसानी जीन का वो टुकड़ा जो इंसुलिन बनाने यानी इंसुलिन को सिक्रीट करने का अमल शुरू करता है। मोस्टली हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं और इंसुलिन्स वगैरह इस तरह टाइप के जितने भी केमिकल सिग्नल्स होते हैं ये जीन्स की मदद से स्टिमुलेट होते हैं। अब एक नॉर्मल इंसान का जीन लेते हैं और इसे बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, तो बैक्टीरिया जैसे ग्रो होता है तो वो उस जीन का प्रोडक्ट बनाता है। तो इंसान को जो इंसुलिन लगने वाला इंसुलिन है वो बेसिकली ई कोलाई बैक्टीरिया की मदद से इंसानी जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं और वो ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। अब जितना ज़्यादा वो बैक्टीरिया ग्रो होगा, जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो ग्रो होगा, उतने ही ज़्यादा इंसुलिन बनेगा। इस अमल का नाम होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसके इस्तेमालात फार्माकोकाइनेटिक्स, जो इंसुलिन है ये सब क्यूटेनियस लगते हैं, आईएम भी लगते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये सब क्यूटेनियस स्किन के अंदर लगता है और आईवी में भी जो है इमरजेंसी केसेस में इस्तेमाल करते हैं। पिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिपेंड करता है इंसुलिन के टाइप्स के ऊपर कि इंसुलिन कौन सा है, रैपिड एक्टिंग है, इंटरमीडिएट है, शॉर्ट है, फास्ट है। तो इस लेक्चर के हिसाब से जो प्लाज्मा में यानी जब हम मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं तो ब्लड के प्लाज्मा में तकरीबन इसकी कंसंट्रेशन 60 टू 90 मिनट्स के अंदर अंदर जो है मुकम्मल हो जाती है। इंसुलिन प्रिपरेशन जो है ये डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर और फार्मूलेशन के ऊपर। सोर्स जैसे मैंने भी बताया कि आरडीएनए से हम बना रहे हैं, पिग से बना रहे हैं, केटल से बना रहे हैं। स्ट्रेंथ का मतलब किस टाइप का हम बना रहे हैं, रैपिड एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, फास्ट एक्टिंग है। फार्मूलेशन डिपेंड करता है कि किस टाइप के हम बना रहे हैं। तो मोस्टली जो रिकमेंडेड डोज है वो 0.3 यूनिट्स पर केजी जो है रिक्वायर होते हैं और तकरीबन 16 टू 20 यूनिट्स जो है वो डेली लगते हैं। लेकिन ये भी एक्यूरेट डोज नहीं है, ये डिपेंड करता है आरबीएस के ऊपर, HbA1c के ऊपर। उसके बाद जो है जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं वो एक प्रॉपर डोज लगाते हैं। एडवर्स इफेक्ट इंसुलिन के, अगर इंसुलिन आपने फ़र्ज़ करें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लगा दी यानी बहुत फास्ट काम करने वाला, तो 10 मिनट के अंदर अंदर शुगर की मिकदार जो खून में कम कर देगा, तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो इस वजह से पेशेंट को डायरेक्ट फूड देना पड़ता है। इसके अलावा लिपोडिस्ट्रोफी, लिपोडिस्ट्रोफी का मतलब ये है कि बॉडी के स्किन के तमाम फैट्स से वो टूट जाते हैं। एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है अगर पेशेंट के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी हो। इसके बाद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है, ये वो एजेंट्स है जो बेसिकली टाइप 2 में हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहली क्लास है सल्फोनाइल यूरियास, और सल्फोनाइल यूरियास के तमाम मेडिसिन में आइड यानी IDE, ये इसकी निमोनिक है। इस तमाम मेडिसिन में आखिर में IDE आएगा। तो सल्फोनाइल यूरिया में जो है ग्लेबिक्लामाइड है और इसके अलावा ग्लिक्लिजाइड है, ग्लेमीप्राइड है, ग्लेपिजाइड है, ये तमाम जो है सल्फोनाइल यूरियास के अंदर आते हैं। इसके बाद बेगोनेट्स, बेगोनेट्स में मेटाफॉर्मिन है, ग्लूकोफेज के नाम से ये अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। इसमें कभी कभार जो कम्बिनेशन भी इस्तेमाल होते हैं, सेटामिट हो गया, इसके अलावा एनोसेटा हो गया, सेटाग्लिप्टीन प्लस मेटाफॉर्मिन, इस तरह की मेडिसिन जो ये कम्बिनेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है थाइज़ोलेडिनोडिन्स, थाइज़ोलेडिनोडिन्स के अंदर जो है पियोग्लेटाजोन है और इसके अलावा रोसीग्लेटाजोन्स है। ये दोनों जो है थाइज़ोलेडिनोडिन के अंदर इस्तेमाल होते हैं और ये भी थर्ड क्लास है, यानी तीसरी क्लास है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के अंदर। इसके बाद है मेग्लेटिनाइड, मेग्लेटिनाइड के अंदर रिपाग्लिनाइड है और इसके अलावा नेटाग्लिनाइड है। अल्फ़ा ग्लूको, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा ग्लूसीडोज, अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर होते हैं। अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर के बारे में जो लॉजिकल चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ वो ये है कि ये ऐसे मेडिसिन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज। ये क्या काम करते हैं कि जब हम मीठी चीज़ें खाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम और जिजीनम के अंदर मीठी चीज़ों को जल्दी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको खून के अंदर चढ़ा देते हैं। तो ये मेडिसिन जैसे कि कार्बोज हो गया, ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और इस वजह से शुगर की मिकदार जो है वो छोटी आंच से जो है जज़ब नहीं हो पाती और शुगर की मिकदार जो है कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये ग्लूसिडोज जो है यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये अल्फ़ा ग्लूकोसाइडोज इनहिबिटर है। तो ये तमाम सेक्शन में हमने एंटी डायबिटिक ड्रग्स और डायबिटीज़ मेलिटस के हवाले से बात की। हमने इंसुलिन को डिस्कस किया, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस को डिस्कस किया
और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के अंदर जो है थाइज़ोलिडोनिडीन हो गया, और इसके अलावा जैसे कि बिग वन इट्स के अंदर मेटाफॉर्मिन से, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, कार्बोज वगैरह, ये मेडिसिन हमने पढ़ ली, ये मोटी मोटी चीज़ें। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, इस पोर्शन के अंदर हम एड्रीनल ग्लैंड्स की नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, एक्सोजीनस कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बात करेंगे, और उसके डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के बारे में बात करेंगे, इंडिकेशन, इफेक्ट वगैरह, एंड्रोजन थेरेपी, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, और एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एड्रीनल ग्लैंड को समझना ज़रूरी है। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है एक स्मॉल साइज ग्लैंड होता है, जो कि सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहलाते हैं। सुप्रा का मतलब एबव द ग्लैंड, ठीक है जी। एपी भी कहलाते हैं, एपी ग्लैंड भी इसे कह सकते हैं। ये दोनों किडनीज के बिल्कुल टॉप के ऊपर होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम सबसे बाहर वाले पार्ट्स को जो है कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाले पार्ट्स को मेडुला कहते हैं। इसके बाहर एक ख़ास किस्म की फिब्रोब्लास्ट से बनी कैप्सूल्स होती है जो कि इस ग्लैंड को कवर करती है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम पहले एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ लेंगे कि जो कॉर्टेक्स है वहाँ से कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, उसका काम क्या होता है, और जो मेडुला है वहाँ से कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं और उसका काम क्या है। तो सबसे पहले पार्ट आई थिंक कि हम सीक्वेंस पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। सीक्वेंस में सबसे पहले पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स है, ठीक है जी। कॉर्टेक्स जो होता है ये आउटर जोन है, और इससे एक ख़ास किस्म का हार्मोन निकलता है जिसका नाम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, जिसे जिसे हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इस वजह से कहते हैं कि ये ग्लूकोज की सिंथेसिस को बढ़ा देती है, ठीक है जी। स्ट्रेस के दौरान, परेशानी के दौरान शुगर की मिकदार बढ़ जाती है, उसकी वजह कोर्टिसोल हार्मोन होता है। इसके बाद सेकंड जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कि एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन वो हार्मोन है जो गुर्दों के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर जो पेशाब बनता है उस पेशाब में से नमक की मिकदार को जज़ब करके वापस बॉडी के अंदर डालते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं। और तीसरे नंबर पर सेक्स हार्मोन्स में एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एंड्रोजेंस है। एंड्रोजेंस जो होता है ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को जाहिर करती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से मुराद जैसे कि दाढ़ी आना, मूछें आना, आवाज़ का बारी हो जाना, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर बालों का बढ़ जाना, प्यूबिक हेयर्स वगैरह, एक्सिलरी हेयर्स वगैरह ये बढ़ जाते हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं। बिल्कुल कम मिकदार में एस्ट्रोजेंस मेल के टेस्टिस से बिल्कुल कम मिकदार में, और इसके अलावा एड्रीनल कोर्टेक्स के अंदर ये हार्मोन निकलता है। सेकेंड पार्ट जो है वो है एड्रीनल मेडुला। इससे ख़ास किस्म के हार्मोन्स निकलते हैं जिसे हम एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, और नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन, ये हार्मोन भी है और ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं, और इसके अलावा इसे फाइट और फ्लाइट कंडीशन में इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में सबसे पहले हम सिस्टेमिक, ओरल और आईवी मेडिसिन पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके कौन कौन से नाम है, तो सिस्टेमिक में यानी जो पूरी बॉडी के सिस्टम के ऊपर इम्पेक्ट करे, रिस्पायरेटरी ट्रैक को ट्रीट करे, नेज़ल कैविटी को ट्रीट करे, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करे, और इन्फेक्शन में भी एसओएस के तौर पे हम दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन्स जो है ये ओरल मेडिसिन भी आ सकते हैं, आईवी के अंदर भी अवेलेबल है। मिथाइल प्रेडनिसोन जैसे कि सोलोमिड्रोल हो गया, कॉर्टिजोन हो गया, या हाइड्रोकॉर्टिजोन हो गया जैसे कि सोलोकार्टिफ वगैरह हो गया, हाइजोनेट वगैरह हो गए। अच्छा जी, इन्हेलेशन के लिए बेक्लोवेंट जैसे कि बेक्लोमिथासोन हो गया, बेक्लोवेंट इसका ब्रांड नेम है। ट्राइमिसोनोलोन हो गया। ट्राइमिसोनोलोन जो है ये एसीटोनाइड की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इसका कंप्लीट नेम जो है ट्राइमिसिनोलोन है, ठीक है, और इसका ब्रांड नेम जो है एजमाकोट है। बेडिसोनॉइड है, बेडिसोनॉइड जो है पल्मिकोट के नाम से आते हैं। ये इन्हेलेशन है, तो ये आप लोगों ने याद रखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्हेलेशन कौन से, और इसके अलावा सिस्टेमिक, आईवी और ओरल वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन से। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। ओवरऑल तमाम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ये सांस की नाली के अंदर सूजन को कम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इसके अलावा ये मास सेल्स को भी रिड्यूस करती है। मास सेल्स आर दो सेल्स विच कोज इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशन कोज करती है उन सेल्स को मास सेल्स कहते हैं, उसको भी ये रिड्यूस कर देती है। इसके अलावा प्लाज्मा एक्सुडेशन को भी रोक देती है। प्लाज्मा एक्सुडेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे कैपिलरीज होते हैं उस कैपिलरी से कभी कभार प्रोटीन और इसके अलावा फ्लूइड वगैरह लीक हो जाते हैं, तो बॉडी के अंदर एडीमा हो जाती है। एडीमा का मतलब सूजन हो जाती है। तो सूजन को कम करने के लिए ये मेडिसिन बेस्ट है,
क्योंकि ये प्लाज्मा की एक्सुडेशन का मतलब प्लाज्मा से फ्लूइड का लीक हो जाना, इसको स्टॉप कर देती है। इसके अलावा ये म्यूकस की सिक्रीशन को भी इनहिबिट कर देती है। इसी तरह ये न्यूट्रोफिल्स और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को उन जगह पर जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे इसको ये रोक देता है, रिड्यूस कर देता है। इसी तरह मोनोसाइट को भी रिड्यूस करते हैं, बेसोफिल्स को भी, एजिनोफिल्स को भी, और ये माइक्रो वेस्कुलेटर को भी कंस्ट्रिक्ट कर देती है। माइक्रोवेस्कुलेटर का मतलब ब्लड वेसल्स के छोटे छोटे कैपिलरीज जहाँ से एक्सचेंज होता है प्लाज्मा का आइंस का, ये उसको कंस्ट्रिक्ट कर देती है। कंस्ट्रिक्ट का मतलब सिकुड़ा देती है ताकि उससे फ्लूइड वगैरह, प्रोटीन वगैरह, जैसे मैंने पिछले साइड में कहा कि एक्सुडेशन ना हो जाए, तो ये इसको कंस्ट्रिक्ट कर देती है माइक्रोवेस्कुलरिटी को, ताकि सेल्स की और फ्लूइड्स वगैरह की जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई है वहाँ पे मज़ीद लीकेज ना हो जाए, मज़ीद एडिमा कॉज ना करे। इसी तरह ये बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन जो फेफड़ों के अंदर यानी सांस की नाली में जो ब्रोंकाई और ट्रेकिया है वहाँ पे जो बीटा रिसेप्टर्स है, उस बीटा रिसेप्टर की एफिनिटी यानी उसके फंक्शन को मज़ीद बढ़ा देता है। ठीक है जी। तो जैसे कि वेंटोलिन वगैरह हो गया, अगर हम एक पेशेंट को वेंटोलिन दे रहे हैं साथ में कोर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं तो ये प्लस पॉइंट है। पेशेंट की जो वेंटोलिन है वो डायरेक्ट जाके फेफड़ों में जो सांस की नाली में बीटा रिसेप्टर है उसको बढ़ा देगा, तो उसकी वजह से सांस की नाली भी खुल जाएगी, सांस की रफ्तार भी नॉर्मल हो जाएगी, सांस लेने में जो दुश्वारी है ख़ास तौर पे अस्थमा के पेशेंट हो गए उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो अगर हम ये बीटा एड्रीनर्जिक मेडिसिन के साथ देंगे साथ में तो ये और अच्छा रिज़ल्ट देगा, ख़ास तौर पे दमा के मरीज़ों को। ये अपना असर जो है 1 से 4 घंटे के अंदर अंदर आईवी में देते हैं, लेकिन ये 20 to 30 मिनट भी बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं, स्पेशली जो हाइड्रोकोर्टिजोन होता है, जो सोलोकार्टिफ हो गया या सोलोमेड्रोल हो गया, आईवी में बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं। तो बस आपने एग्जाम के हवाले से 1 to 4 आवर्स याद रखना है। इसके अलावा ये एस्थेमिक पेशेंट्स में बेसिकली आईवी बोलस मीन ये आईवी के अंदर फ़ौरन जो डाइल्यूशन में दे देते हैं, ख़ास तौर पे एस्थमा के पेशेंट को जब अटैक आता है। बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं स्टेरॉइड्स के, लाइक इंसोमिया, पेशेंट को जो है नींद में दुश्वारी हो सकती है, मूड के अंदर चेंजेस हो सकती है। और इसके अलावा मैनिक डिप्रेशन का मतलब ये है कि पेशेंट जो है वो एक ऐसे स्टेट में चला जाएगा कि वो भी बहुत ज़्यादा वॉरिड होगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा डिप्रेशन की तरफ। और शिज़ोफ्रेनिक बहुत रेयर सिम्टम है, साइड इफ़ेक्ट है। रेयर का मतलब बिल्कुल कम मरीज़ों में देखने को मिलता है, जैसे कि हेलोसिनेशन वगैरह हो गया, डिल्यूजन हो गया, पेशेंट्स के अंदर दिमाग के अंदर थिंकिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ये साइड इफ़ेक्ट के तौर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इस्तेमाल होने के बाद देखने को मिल सकते हैं, जिसमें बिल्कुल कम जो है वो शिज़ोफ्रेनिया है। साइड इफ़ेक्ट में कैटरेक्ट फॉर्मेशन, इसकी अगर इस्तेमाल बहुत ज़्यादा की गई, चूँकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, तो आंखों के अंदर धुंधलापन हो सकता है, पर्दा बन सकता है, क्लाउडनेस हो सकती है। मायोपैथी ऑफ द स्केलेटल मसल्स के अंदर जो है जो मसल्स है, जो फाइबर्स है वो ख़राब हो सकती है, ऑस्टियोप्रोसिस भी हो सकता है, पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन भी हो सकता है, हाइपरटेंशन, और इसके अलावा डब्ल्यूबीसी काउंट भी इसमें इंक्रीज़ हो सकती है। अच्छा जी, क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ एरोजल स्टेरॉइड्स जो हम देते हैं किस मकसद के लिए देते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट ट्रीटमेंट जो ये इस्तेमा का है, और इसके अलावा ये सीओपीडी जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में मुब्तला है उन पेशेंट को रिलीफ देने के लिए देते हैं। अब इसके बाद जो है एंड्रोजेनिक, जिसे हम एनाबॉलिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कहते हैं। एक बात याद रखें, एनाबॉलिक क्या होते हैं? एनाबॉलिक का मतलब बिल्ड करना, बनाना, प्रोड्यूस करना। ठीक है जी। तो आम तौर पे जैसे कि मैंने इस स्लाइड में आप लोगों को कहा कि एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। मेडुला तो सिर्फ एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बनाता है, लेकिन कॉर्टेक्स जो होता है ये कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और इसके अलावा एंड्रोजिन, और इसके अलावा हाँ एंड्रोजिन बहुत कम मिकदार में जो है एंड्रोजिन रिलीज़ होते हैं, और इसके अलावा बहुत कम मिकदार में डिफरेंट टाइप्स के सेक्सुअल हार्मोन रिलीज़ होते हैं। एंड्रोजिन जो है ये बहुत ही कॉमन है, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है। अब ये चूंकि बॉडी के अपना पार्ट रिलीज़ करता है, इस वजह से हम इसे एंडोजीनस हार्मोन्स या एंडोजीनस सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। ये ख़वातीन के अंदर बिल्कुल कम होती है। ठीक है जी, एंड्रोजन, और ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये 50 ईयर्स के बाद होती है, क्योंकि इसका काम होता है दाढ़ी निकालना,
यानी दाढ़ी का ज़ाहिर हो जाना, इस हार्मोन की वजह से आवाज़ भारी हो जाता है और इसके अलावा प्यूबिक हेयर्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन 50 साल के औरतों के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी थोड़ी थोड़ी सी दाढ़ी भी आ जाती है, 2-3 बाल जो है चिन के ऊपर आ जाती है। तो ये इस हार्मोन की ख़वातीन के अंदर मौजूदगी ज़ाहिर करती है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल मेल कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, इसके अंदर मसल्स जो है बिल्ड हो जाते हैं, मसल बल्कि हो जाते हैं। ठीक है जी, टेस्टोस्टेरोन भी साथ में कम्बिनेशन है। तो इसके बहुत सारे ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जो कि एनाबॉलिक इफ़ेक्ट शो करते हैं। एनाबॉलिक इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलिटी में। बहुत सारे कम्बिनेशंस है, फार्मूलेज है, मस्कुलिनाइजिंग के लिए हम देते हैं। ठीक है जी। लेकिन डेरिवेटिव्स इसके बहुत सारे ऐसे हैं जो हम सिंपल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में देते हैं, लेकिन अब चूंकि इसका बॉडी बिल्डिंग में, एथलीट्स वगैरह में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये किडनी और इसके अलावा लीवर को भी बहुत बैडली इम्पेक्ट कर सकते हैं। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। इस स्लाइड में बस ये याद रखें कि एंडोजेनिक सेक्स हार्मोन है, ख़वातीन के अंदर बहुत कॉमन है और सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा मैक्सिमाइज एनाबॉलिक इफ़ेक्ट्स को जो है इन्हांस करने के लिए बहुत सारे इसके डेरिवेटिव्स मौजूद होते हैं। तो मेडिकली इसको इस्तेमाल करते हैं आरबीसी के प्रोडक्शन में। तो एक बात याद रखें, आरबीसी के प्रोडक्शन में ये बहुत पुराना ट्रीटमेंट है। ये ख़ास तौर पे जब प्लास्टिक एनीमिया होता है उस कंडीशन में दे सकते हैं, लेकिन इसकी एडवांस ट्रीटमेंट जो है आरबीसी की प्रोडक्शन में एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन को रिलीज़ करना, ठीक है जी, अलग ट्रीटमेंट है। इसके अलावा आयरन और फॉलिक एसिड देना, आयरन सप्लीमेंट देना, विटामिन बी 12 देना। ठीक है जी। जो प्रोमिनेंट ट्रीटमेंट है एनीमिया का वो ये है। ठीक है, एनाबॉलिक स्टीरॉयड से हम एनीमिया को ट्रीट नहीं कर सकते, यहाँ पे मेंशन किया गया है क्योंकि ये पुराना ट्रीटमेंट है। इसके अलावा हाइपोगोनाडिज्म, यानी वो लोग, जैसे मैंने शुरू में कहा इससे पहले स्लाइड में, कि जो सेक्सुअलिटी प्रॉब्लम के अंदर हो, जिनके मूछें नहीं आती, दाढ़ी नहीं आती, मसल इनके बल्कि नहीं है और चेस्ट जो है वो इसके बड़े बड़े, गायनिकोमेस्टिया जिसे कहते हैं, या इसके अलावा टेस्टिस सही तरीके से काम नहीं कर रहे, स्पर्म के अंदर मोटालिटी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम ये दे सकते हैं। अच्छा जी, एथलीट्स जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से ये कंट्रोवर्शियल बन गया है, इसके ऊपर एतराज़ात है। ठीक है, क्योंकि मेनी मेनी साइड इफ़ेक्ट है। बहुत सारे लोग इसको वेट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बॉडी के मसल्स बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग इसको परफॉर्मेंस के लिए, जैसे कि एथलीट्स जो होते हैं इनको बहुत ज़्यादा देर तक भागना पड़ता है, खेलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, बॉडी बिल्डर्स वगैरह को, तो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका बहुत ख़तरनाक इफेक्ट किडनीज़ के ऊपर होता है, लीवर के ऊपर होता है, क्योंकि ये मेडिसिन वहाँ जाके इसकी मेटाबॉलिज्म्स होती है, इसलिए ये कंट्रोवर्सल है। तो एग्जाम के वाले से ये भी स्लाइड इंपॉर्टेंट है कि एनाबॉलिक स्टीरॉयड क्यों कंट्रोवर्सल है एथलेटिक्स में या बॉडी बिल्डर्स के वगैरह के लिए, क्योंकि ये किडनी और लीवर को फेल करते हैं, दैट्स वाई ये कंट्रोवर्सल है। इसके ऊपर एतराज़ात हैं। आखिर टैब्स में हम थायराइड्स और एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। इस यूनिट में हम थायराइड हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, इसका इफेक्ट क्या होता है, हाइपो और हाइपर सिक्रीशन, कौन कौन से ऐसे मेडिसिन है जो हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करते हैं, इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थायरॉयड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। थायरॉयड ग्लैंड जो होता है ये बटरफ्लाई शेप का होता है, ट्रेकिया के ऊपर अटैच होता है और इसके अंदर छोटे छोटे और भी गदूद होते हैं, चार, जिसका नाम पैरा थायरॉयड ग्लैंड है। पैरा का मतलब पैरेलल, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। तो थायरॉयड हार्मोन जो है ये थायरॉयड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और इसमें ख़ास तौर पे T3 है और T4 है। तो T4 जो होता है ये लियो थायरोक्सिन भी इसे हम कहते हैं, या टेट्रा आयोडो थायरोनिन, थायरोक्सिन सॉरी, टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन भी इसे कहते हैं। और T3 जो होता है ये ट्रा आयोडो थायरोनिन कहलाता है। ठीक है जी। तो T4 का दूसरा नाम टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन या सिंपल थायरोक्सिन भी इसे हम कहते हैं। ये दो बुनियादी हार्मोन्स है जो आयोडीन की मदद से, और इसके अलावा थायरोग्लोबुलिन ख़ास किस्म का प्रोटीन होता है जो थायरोट्रॉप्स वो सेल्स होते हैं जो थायरॉयड ग्लैंड के अंदर होते हैं, वहाँ सिंथेसिस होती है, आयोडीन उसके साथ कंबाइन हो जाता है। अगर 3 आयोडीन बन गए, यानी 3 आयोडीन जो है ये थायरोक्सिन के साथ जुड़ गए, तो उसका नाम T3 होगा, और अगर 4 हो गए तो उसका नाम T4 होगा। तो ये इनके अपने ख़ास किस्म के टारगेट सेल्स होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, बोन्स के अंदर, मसल्स के अंदर। तो ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म्स को फास्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी अपना रोल प्ले करता है, इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी अपना रोल प्ले करता है।
इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इम्पैक्ट है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर भी इम्पैक्ट है। मोस्टली हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट जो होते हैं, जब T3 और T4 की कमी होती है तो उनमें ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, ब्लड प्रेशर भी डाउन मिलता है, कूल हैंड्स एंड फीट्स भी होते हैं, इसी तरह मूड स्विंग्स भी होती है। ठीक है, तो ये तीनों सिस्टम के ऊपर भी इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। अगर थायराइड हेल्थी है तो ये तीनों सिस्टम भी हेल्थी होंगे, अगर थायराइड हेल्थी नहीं हुआ तो ये तीनों सिस्टम के ऊपर बैड इम्प्रेशन पड़ेगी। तो थायराइड डिजीज़ और उसकी कंडीशन, सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब जब T3 और T4 की सिक्रीशन थायरोट्रॉप सेल्स, वो सेल्स जो थायराइड ग्लैंड के अंदर होते हैं जिससे T3 और T4 बनता है, तो अगर उसकी सिक्रीशन कम हो गई ब्लड के अंदर तो इस कंडीशन का नाम होगा हाइपोथायरॉयडिज्म। एक बात और याद रखें जो इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। सेकेंड जो है हाइपर थायरॉयडिज्म है। हाइपर थायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जिसमें T3 और T4 बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। तो ग्रेव डिजीज़ से हो सकता है, थायराइड स्टॉर्म से हो सकता है और किसी ड्रग की वजह से भी हो सकता है। अब यहाँ पे लेब टेस्ट आई थिंक इसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ मास्टर ग्लैंड, वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जब तक रिलीज़ नहीं होगा तब तक थायरोट्रॉप्स यानी थायराइड ग्लैंड के सेल T3 और T4 नहीं बनाएंगे। अब चूंकि कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा, थायरोट्रॉप को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन थायरोट्रॉप्स T3 और T4 की मकदार कम खारिज करेगा। अब आयोडीन की कमी हो सकती है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, वेट, इसके अलावा बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं जो T3 और T4 की सिक्रीशन को कम कर रहा है या बना नहीं रहा। ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और T4 की वैल्यू कम होगी और TSH की वैल्यू नॉर्मल होगी, जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म में यहाँ पे TSH की मकदार जो है वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन T3 और T4 की मकदार हद से ज़्यादा रहेगी। ठीक है जी, क्योंकि TSH उसको स्टिमुलेट नहीं कर रहा, TSH अपनी जगह पे मौजूद होगा, लेकिन T3 और T4 की मकदार हद से ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कॉजेज़ है। थायराइड ग्लैंड का कैंसर भी हो सकता है। थायराइड ग्लैंड के अंदर जब सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो टू मेनी थायराइड ग्लैंड जो है वो टू मेनी थायराइड सेल्स जो होते हैं वो टू मेनी T3 और T4 की सिक्रीशन करेगा। तो ऐसे मेडिसिन जो हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करें, इसमें सबसे पहले थायराइड जो है USP यूनाइटेड स्टेट फार्मा यानी एक ख़ास किस्म के ब्रांड होते हैं, तो 16 टू 195 mg डेली इसके डोज हम दे सकते हैं। थायरोग्लोबुलिन जो कि एक ख़ास किस्म का अमाइनो एसिड होता है, एक ख़ास किस्म का प्रोटीन है, ये मेडिसिन दे सकते हैं 16 टू 160 mg, ताकि ये बने तो आयोडीन के साथ कम्बिनेशन, आयोडीन भी चिपकेगा इसके साथ, तो तब जाके T3 और T4 बनेगा। इसके बाद लियोथायरोक्सिन सोडियम है। लियोथायरोक्सिन बहुत कम मिकदार है, 0.125 समथिंग से लेकर 0.2 मिलीग्राम डेली रिकमेंड की जाती है। लायोथायरोनिन जो होता है ये 5 टू 100 माइक्रोग्राम डेली रिकमेंड होती है। और इसके अलावा लाइट्रिक्स जो होता है ये हस्ब ज़रूरत जो है इसकी प्रिस्क्रिप्शन की जाती है। तो ये बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन का चार्ट है। इसके बाद है हाइपर थायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन है। तो इसमें सबसे पहले थायोनामाइड्स है। थायोनामाइड्स में मेथीमाजोल है, इसके अलावा कार्बिमाजोल है और प्रोपाइल थायोरेसिल है। तो मेथीमाजोल जो है ये 5 टू 20 mg पर ओरल, क्यू का मतलब डेली बेसिस है, 8 आवर्स इनिशियली, और इसके बाद यानी 8 घंटे की बेसिस पे ये डेली देते हैं। और इनिशियली इसका डोज जो होता है 5 टू 20 mg होते हैं और इसके बाद इसको 5 टू 15 mg पे सेट किया जाता है। कार्बिमाजोल जो होता है ये 40 mg जो है पर ओरल 3 हफ्ते तक दी जाती है, और इसके बाद जो है इसकी डोज को एडजस्ट किया जाता है। 10 mg जो है क्यू का मतलब होता है डेली, 4 से 6 हफ्ते पर 10 mg एडवाइस करते हैं। और उसके बाद इसका जो मेंटेनेंस डोज है वो 5 टू 10 mg जो होता है डेली बेसिस के ऊपर रखते हैं। तो ये कार्बिमाजोल शुरू में 40 mg और उसके बाद यानी 3 से 4 हफ्ते तक 40 mg पे चलाते हैं, और उसके बाद 10 mg जो है 4 से 6 हफ्ते, और उसके बाद जो मेंटेनेंस डोज है वो 5 टू 10 mg जो है
डेली बेसिस पे देते हैं। इसके बाद है प्रोपाइल थायोरेसिल। प्रोपाइल थायोरेसिल जो है वो 300 से लेकर 900 जो है पर ओरल डेली दी जाती है। इनको 3 डोजेज़ में डिवाइड की जाती है 8 घंटे के हिसाब से, यानी 8 हावर्स के हिसाब से इसको टीडीएस लगाते हैं। और इसके डोज को, अच्छा ये डोज कहलाते हैं लोडिंग डोज, लेकिन ये आखिर वाला जो है 100 to 150 mg जो है ये मेंटेनेंस डोज है, फिर ये डोज नॉर्मल रखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पहले देखा कि 40 mg कारिमाजोल देते हैं 3 से 4 हफ्ते के बाद, फिर 10 mg जो है 4 से 6 हफ्ते के बाद, यानी 4 से 6 हफ्ते तक, और उसके बाद 5 से 10 mg जो है वो डेली बेसिस पे मेंटेनेंस डोज होता है। तो जहाँ शुरू में ज़्यादा डोज़ दे रहे हैं तो उसको कम कम कर रहे हैं, तो ज़्यादा डोज़ होता है ये लोडिंग डोज़ होता है। और जहाँ एक ख़ास डोज़ मेंटेन रखते हैं, जैसे कि प्रोपाइल थायोरेसल का शुरू में 300 से लेकर 900 mg तक डोज़ है, उसको 3 डोजेज़ में टीडीएस की फॉर्म में डिवाइड किया गया है। और फिर डेली बेसिस पे वो 100-150 mg पे ले आते हैं। तो ये ज़्यादा वाला लोडिंग डोज़ है, और ये 100 से 150 mg जो है ये बेसिकली मेंटेनेंस डोज़ है। अच्छा जी, आयोडीन के अंदर पेशेंट को बेसिकली पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड देते हैं। अच्छा जी, ये प्रोरिनाटा का मतलब ये लातीनी ज़बान का शॉर्टकट है, मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है एस पर नीड। तो एस पर नीड देते हैं। इसी तरह सोडियम आयोडाइड जो है ये 250 mg टर इन डाई, टी आई डी का मतलब होता है टर इन डाई, टर इन डाई का मतलब दिन में 3 टाइम। ये भी लातीनी ज़बान का एक छोटा सा वो है, एब्रीवेशन है। स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है ये 0.3 ml पर ओरल देते हैं टर इन डाई, यानी टीडीएस दिन में 3 टाइम। सोडियम आयोडाइड 131, सोडियम आयोडाइड जो होता है ये ख़ास तौर पे थायराइड कैंसर के पेशेंट को देते हैं। और इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल है, तो इसके इस्तेमाल डिपेंड करता है कंडीशन पे कि हमने कौन से कंडीशन में देना है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने वॉच करना है, मॉनिटर करना है। तो सबसे पहले जो लियोथायरोक्सिन है ये हम थायराइड डेफिशिएंसी यानी हाइपोथायरॉयडिज्म में देते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर जो है मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का काम ही होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाए। लेकिन अब चूंकि पेशेंट के अंदर T3 और T4 की कमी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, इस वजह से हम जो है थायराइड डिफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए लियोथायरोक्सिन दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेगनेंसी के अंदर जो है पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली वॉच करना है, असेस करना है। एंटी थायराइड ड्रग्स मीन यानी हाइपर थायराइडिज्म है उसको काउंटर डाउन करना है, बहुत ज़्यादा T3 और T4 बन रहा है। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल थेरेपी हाइपर थायराइडिज्म में ये है कि माइनर और मेजर एडवर्स इफेक्ट प्रिंसिपल थेरेपी की वजह से आ सकती है। आयोडीनम थायराइड स्टॉम का मतलब जब T3 T4 बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाए, ठीक है जी, तो उस कंडीशन में हम आयोडीन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आयोडीन का एंटीसेप्टिक में इस्तेमाल करना बनता है, यानी इस्तेमाल की जाती है एंटीसेप्टिक प्रोसीजर के अंदर आयोडीन। इसके अलावा रेडियो आयोडीन आयोडीन की एक ख़ास किस्म का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि तापकारी कोस कराती है। शुआओं के ज़रिए पेशेंट का जो थायराइड ग्लैंड है, और या इसको मेडिसिन की फॉर्म में भी एडमिनिस्टर करते हैं आईवी के ज़रिए, ताकि पेशेंट के अंदर जो थायराइड कैंसर है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो बच्चों में और प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के अंदर ये स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सी ऐसा स्ट्रक्चर है या कौन सा ऐसे मेडिसिन है एंटी थायराइड ड्रग्स का या हाइपर थायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए, जो प्रेगनेंसी में और बच्चों के अंदर जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये रेडियो आयोडीन है। तो नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट है, ठीक है जी, पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस करनी है पेशेंट का, जो थेरेपी के दौरान कौन कौन से कंसिक्वेंसेस आते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, उसको उसके लिए प्लानिंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और फिर इसको एवेल्युएट करनी है। तो होपफुली कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि बाकी लेक्चर भी जल्द से जल्द बनाएं और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हम आपकी मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच।